हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज की इस एक और मुख्तसर वीडियो में आपको खुशामदीद। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुलाजमत मतलब जो कि एम्प्लॉयमेंट के मामलात होते हैं उनके मुतालिक। एक स्कूल टीचर हैं PST प्राइमरी स्कूल टीचर, जो कि सिंध में प्राइमरी स्कूल टीचर होती है, उसके मुतालिक एक मुकदमा था जो हाई कोर्ट में मैंने रिसेंटली दाखिल किया और आपके साथ इस वीडियो के ज़रिए शेयर कर रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची CP नंबर ऑफ 2024, ये अभी रिसेंटली मैंने दाखिल की है, जिसका अभी केस की हियरिंग होनी है। लेकिन आपके साथ ये वीडियो के ज़रिए शेयर करने का मकसद कि आप लोगों की रहनुमाई और आपके लिए आसानी फराहम करना। आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो आप देख सकते हैं मैंने अपना विजिटिंग कार्ड आपके लिए रखा हुआ है, जिसमें आप मेरे मोबाइल नंबर जोंग के नंबर पर व्हाट्सएप और रब्ता फ़ोन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप मेरी ऑफिस विज़िट कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि ये हाई कोर्ट में मैंने एक पिटीशन दाखिल की, जो कि एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी जिनकी बायोमेट्रिक वेटलॉक पॉलिसी के तहत हैदराबाद से कराची ट्रांसफ़र हुई थी। फिर बाद में उसको ख़त्म करके रिवर्स कर दिया गया हैदराबाद। तो ये मतलब एक वेटलॉक पॉलिसी के मुतालिक केस है, जिसमें एक मुलाजमत के दौरान शादीशुदा जोड़े की जो एक आसानी के लिए कानून में फराहम की गई गुंजाइश है, उसको अमल करवाने के लिए ये केस दाखिल किया गया है हाई कोर्ट कराची में। CP नंबर आप देख सकते हैं कि नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये अभी फ्रेश केस है और इसमें अभी पिटिशनर का जो नंबर है पिटीशन का वो आज ही अलॉट हुआ है, लेकिन वो मैं आपके साथ प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। तो बढ़ते हैं आगे के पिटिशनर वर्सेस रेस्पोंडेंट्स। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध थ्रू इट्स चीफ सेक्रेटरी इसमें रेस्पोंडेंट्स है। और इसकी ये इंडेक्स कुछ इस तरह से है कि मेमो ऑफ पिटीशन अलॉन्ग विथ एफिडेविट, उसके बाद कॉपी ऑफ रिक्रूटमेंट लेटर, कॉपी ऑफ लेटर पेड एंड एस्टेब्लिशमेंट कार्ड एंड निकाहनामा, सैलरी स्लिप, वेटलॉक पॉलिसी, रिलीविंग रिपोर्ट, ज्वाइनिंग ऑर्डर और उसके बाद नोटिफिकेशन, अर्जेंट एप्लीकेशन, एग्जाम्पशन एप्लीकेशन, अंडरटेकिंग और फिर बाद में वकालतनामा। आप ये देख सकते हैं कि मुकम्मल मैंने एक इंडेक्स बनाई हुई है जो आपकी रहनुमाई के लिए काफ़ी है। अगर आप सिंध सूबे के अलावा मतलब कराची शहर या किसी भी शहर से मुझसे रब्ता करना चाहें तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर बआसानी रब्ता कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने आपकी आसानी के लिए अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। इंडेक्स के बाद अब आगे पेश खिदमत है आपके पास। आप देख सकते हैं कि इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची CP नंबर, जैसे मैंने पहले बताया कि ये फ्रेश CP है और इसका नंबर अलॉट हो चुका है, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उनकी प्राइवेसी है। और इसके बाद आप देख सकते हैं सेम मैंने उनकी जो पर्टिकुलर्स हैं पिटिशनर के उसको कवर किया हुआ है, उनकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए। ये कराची शहर की है। और वर्सेस में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध थ्रू चीफ सेक्रेटरी, न्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग, सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, शाहराह कमाल अतातुर्क, बंस रोड, कराची, सिंध। उसके बाद इनका जो सेकंड नंबर है सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, स्कूल फाउंडेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर, तुगलक हाउस, सिंध, सेक्रेटरीट सदर, कराची, रेस्पोंडेंट से। ये जो दो हैं ये बाकायदा इसमें रेस्पोंडेंट से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि Constitution petition under Article 9, 14, 35, 199 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan। तो ये इसका टाइटल है। उसके बाद that the petitioner respectfully submits is under that the petitioner is a law-abiding, peace-loving and respectable citizen of Islamic Republic of Pakistan। ये इंट्रोडक्टरी पैरा है जो आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लॉज। उसके बाद बढ़ते हैं मजीद आगे नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं कि हैविंग गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी, ये इंट्रोडक्टरी पैरा जो मैंने आपको बताया क्लास। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और पैरा नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि जो पिटिशनर हैं उनकी भर्ती हुई थी प्राइमरी स्कूल टीचर BPS 7 में। वाइड इनका सारा डेटा दिया गया है। इसकी कॉपी ऑफ रिक्रूटमेंट लेटर आर अटैच्ड एज एनेक्चर A एंड B।
उसके बाद जो मुतल्लिका कागजात हैं जो इनके भर्ती के, वो भी इसके साथ मैंने लगाए हुए हैं। ये मैं आपको बताता चलूं कि हाई कोर्ट में पिटीशन इस वजह से मैंने की है क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। चूँकि बायोमेट्रिक किसी की ख़त्म करना और फिर उसको वापस अपने जो पेरेंट सिटी है वहाँ पर भेजना, इसके मुतालिक कोई भी प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल में कोई भी नहीं दिया गया इसका तरीक़ेकार, या फिर फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में। और मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं होता, वेयर देयर इज़ नो वे और रेमेडी, नो अल्टरनेट रेमेडी, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दाखिल की जाती है। तो ये बहरहाल आप अगर फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल, प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट के मामलात में, सर्विस के मामलात में आप रहनुमाई चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं बिला झिझक। बढ़ते हैं आगे कि पैरा नंबर 3 दैट द पिटिशनर ज्वाइंड द प्रेस्टिजियस एंड ऑनरेबल डिपार्टमेंट एंड स्टार्टेड हर ड्यूटीज विथ हार्ड वर्क। के पिटिशनर ने फिर बाकायदा ये एक महकमा तालीम का इदारा ज्वाइन किया और उसके बाद अपनी खिदमत बाकायदा सर अंजाम देना शुरू कर दी। पैरा नंबर 4 दैट द पिटिशनर हैज़ ऑलवेज बीन अप्रिशिएटेड फॉर हर पंक्चुअलिटी एंड शी हैज़ नो एडवर्स मार्क्स इन हर थ्रू आउट करियर। इंस्टीड शी बियर्स ग्रेट मोरल फॉर हर सिंसियर ड्यूटीज एट्सेट्रा। के पिटिशनर हमेशा अपनी ड्यूटीज़ बाकायदा सर अंजाम देती हैं और उनका कोई भी एडवर्स, मतलब उनके खिलाफ कोई भी बात नहीं है जो कि उनके जो सर्विस का दौरान है उसको ख़राब कर सके। पैरा नंबर 5 दैट द पिटिशनर्स हस्बैंड कैरीज आउट हिज बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज इन द कराची सिटी इन द नेम ऑफ सो एंड सो, हैविंग ऑफिस एट सो एंड सो एज CEO सिंस 2012। के जो पिटिशनर के जो शोहर हैं, ये मैं आपको बताता चलूं कि ये एक लेडी की, एक औरत की पिटिशनर जो इसमें पिटिशनर हैं इस पिटिशन में, लिहाजा जैसे मैंने आपको बताया वेडलॉक पॉलिसी के तहत इनकी नहीं हो रही थी इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तो इस वजह से हमने ये पिटीशन दाखिल की है। बहरहाल तो इनके जो शोहर हैं वो अपना काम कुछ इस तरह से कर रहे हैं कराची शहर में, लिहाजा उन जो लेटर पेड इस्टेब्लिशमेंट का कार्ड और निकाह नामे की कॉपी B and C की सूरत में इसके साथ अटैच की गई है। आपके पास जो भी मुतल्लिका कागजात होंगे वो आप फराहम करेंगे और उनको अपने इस मुकदमे का हिस्सा बनाएंगे। बढ़ते हैं आगे। पैरा नंबर 6 दैट द पिटिशनर वाज रेंडरिंग हर ड्यूटीज इन द हैदराबाद सिटी सिंस हर अपॉइंटमेंट एंड एज द टाइम स्पेंड आफ्टर। अब यहाँ पर मैंने, जैसे आप देख सकते हैं, पैरा 6 में बताया हुआ है कि वो हैदराबाद शहर में अपनी भर्ती से लेकर हैदराबाद शहर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही थी और वक्त के साथ बाकायदा वो फिर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज। वेडिंग द चिल्ड्रन बॉर्न एंड अदर हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज केम ऑन द शोल्डर्स ऑफ द पिटिशनर सच एज पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम स्कूल एट्सेट्रा। के वक्त के साथ साथ उनके जो पिटिशनर हैं उनकी शादी हो गई और वो बाकायदा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी सर अंजाम देने लगी, जिसमें बच्चों को स्कूल से लेना देना और दीगर घर के मामूलात ज़िंदगी के। पैरा नंबर 7 that the petitioner managed the responsibilities for long period of time. She has so performed her service since served for 30 years. के पिटिशनर ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाकायदा वक्त के साथ सर अंजाम दी हैं और 30 साल अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं इदारे के मुतालिक। कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप इज़ अटैच्ड एज एन एक्सचर D। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि सैलरी स्लिप जो है वो मैंने इसके साथ लगा दी। अगर आपके पास भी इस तरह से कोई मुतल्लिका कागज़ हो तो आप लाजमी लगाएंगे। बढ़ते हैं आगे। पैरा नंबर D दैट द पिटिशनर अप्रोच द डिपार्टमेंट एंड रिक्वेस्टेड टू ट्रांसफर आर कराची सिटी अंडर वेडलॉक पॉलिसी। के वेडलॉक पॉलिसी के तहत पिटिशनर को कराची शहर मुंतकिल किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया वेडलॉक पॉलिसी के तहत भी। उसके बाद पैरा नंबर 9 दैट द पिटिशनर्स रिक्वेस्ट वाज एक्सेप्टेड एंड अलाउड वाइड ऑर्डर डेटेड सो एंड शी वाज पोस्टेड एट द डिस्पोजल ऑफ DEO प्राइमरी कराची सेंट्रल एज पर द STR अंडर वेडलॉक पॉलिसी। कॉपी ऑफ वेडलॉक पॉलिसी ऑर्डर डेटेड सो एज अटैच्ड एज एनेक्चर E।
उसके बाद इनको बाकायदा एक पिटिशनर को इजाज़त दी गई और इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया वेटलॉक पॉलिसी के तहत कराची शहर में, जिसकी कॉपी भी मैंने पिटिशन के साथ लगाई हुई है। Para number 10 that the petitioner was relieved from Hyderabad to Karachi dated so and so, relieving report is annexed। उसके बाद इनको रिलीविंग भी दे दी गई हैदराबाद से कराची के लिए, जिसकी बाकायदा रिपोर्ट इस पिटिशन के साथ लगा दी गई है। Para number 11 that the petitioner was posted at Government Boys Primary School JM मोहम्मद। उसके बाद पिटिशनर को बाकायदा कराची शहर में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तबादला कर दिया गया। कॉपी ऑफ ज्वाइनिंग आर्डर डेटेड सो एंड सो इज अटैच्ड एंड एनेक्चर जी। आप देख सकते हैं कि उसके बाद जब उनका तबादला किया गया कराची शहर तो उन्होंने बाकायदा ज्वाइनिंग दी, जिसकी कॉपी भी इसके साथ लगाई गई है। Para number 12 that the petitioner has been performing her duties with due diligence and sincerity without any complaint and her attendance was marked through biometric। उनकी बायोमेट्रिक के ज़रिए अटेंडेंस लगा दी जाती थी और उनकी जो खिदमत हैं वो बाकायदा वो सर अंजाम देती थी अपनी सच्चाई और वफादारी के साथ। Para number 13 that the petitioner's attendance through biometric machine reversed suddenly and she has now been transferred back by misimplementation of notification dated so and so, which is for PhD teacher BPS 14, whereas the petitioner is a senior primary school teacher and petitioner was retired according to the wedlock policy matter is a matter of right। कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन सो एंड सो इज अटैच्ड। के जो पिटिशनर हैं उनकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक के ज़रिए जो ली जाती थी वो यकदम से ख़त्म कर दी गई और उनको हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया उनकी बायोमेट्रिक के लिए और उनका तबादला वापस कर दिया गया। हालांकि जो नोटिफिकेशन निकला था वो PhDs BPS 14 स्केल के लिए था और जो पिटिशनर हैं वो BPS 16 की है और एज अ मैटर ऑफ वेटलॉक पॉलिसी उनका हक बनता है। इस नोटिफिकेशन की कॉपी भी बाकायदा लगा दी गई है। बढ़ते हैं आगे। पेरा नंबर 14 that the petitioner being an employee she is also a housewife and her wedlock policy is the fundamental right which cannot be violated by respondents। कि जो पिटिशनर एक मुलाजमत के साथ साथ घरेलू अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बसर कर रही हैं और उनकी वेटलॉक पॉलिसी जो कि एक फंडामेंटल राइट है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। पेरा नंबर 15 that the petitioner has no other remedy except filing this constitution petition by approaching this honorable court। ये पिटिशनर के पास और कोई चारा नहीं सवाए इस कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन के हाई कोर्ट में आने का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रेयर की जानिब, मतलब इस्तदा, और इसी के बुनियाद पर आपका पूरा केस मुश्तमिल होता है। मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपनी प्रेयर बनाई, इस्तदा बनाई, तो आपका मुकदमा बिल्कुल काबिल अमल हो सकता है। और ख़ास करके अपनी प्रेयर पे ध्यान इस वजह से भी दें कि हमेशा से मैंने देखा हुआ है कि जब भी हाई कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी प्रेयर देखी जाती है कि इस्तदा क्या है, प्रेयर क्या है। ये प्रेयर द पिटिशनर प्रेज एज अंडर के जो पिटिशनर है उसकी इस्तदा कुछ इस तरह से कि प्रेयर क्लॉज ए डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू इम्प्लीमेंट वेटलॉक पॉलिसी फॉर पिटिशनर अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रूल्स। के पिटिशनर के हक में कानून और ज़ाब्तों के तहत वेटलॉक पॉलिसी पर अमल किया जाए। उसके बाद बी डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स टू रिस्टोर द बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ पिटिशनर एट करेक्ट पोस्टिंग कराची सिटी। के जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनको हुक्म दिया जाए कि बायोमेट्रिक बहाल की जाए और पिटिशनर को कराची शहर पर ही रहने दिया जाए। उसके बाद सी ग्रांट स्टे इंजेक्शन अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट्स ट्रांसफरिंग द पिटिशनर एंड नॉट टू क्रिएट मेंटल टॉर्चर हरासमेंट एटसेट्रा टिल द डिसीजन ऑफ द पिटिशन। के इस्तदा कुछ इस तरह से है कि स्टे एप्लीकेशन स्टे ग्रांट किया जाए, मतलब रोका जाए रेस्पोंडेंट्स को कि उनका तबादला ना करें पिटिशनर का और उनको ज़हनी तनाव या हरासमेंट या कोई भी इस तरह से अमल ना करें जब तक कि इस पिटिशन का फैसला हो। डी कॉस्ट ऑफ द पिटिशन, इस पिटिशन के अखराजात, और उसके अलावा एनी अदर रिलीफ आर रिलीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट मे डीम फिट प्रॉपर अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस मे आल्सो बी रिवार्डेड टू द पिटिशनर।
और इसके अलावा अगर कोई फ़ायदा या फ़वायद अदालत समझती है कि होने चाहिए तो बिल्कुल पिटिशनर के हक़ में फ़राहम किए जाएं। तो ये थी सारी प्रेयर जो आपने देखी, और उसके बाद अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि अर्जेंट और एग्जेम्पशन एप्लीकेशन के साथ साथ जो लाजमी डॉक्यूमेंट होते हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं, वो भी मैं आपके साथ आने वाले कुछ मिनटों में शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ आपसे इस्तदा होगी कि बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, अपना रहनुमाई करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपको सवाब और दूसरों का काम आसान हो जाए। तो बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं कि मुतल्लिका कागजात मैंने इसके साथ लगाए हुए हैं, लेकिन इससे पहले आएगा एफिडेविट। एफिडेविट मैं आपको नहीं दिखा सकता उनकी पर्सनल मालूमात होने की वजह से। और ये आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट जो एक लेटर है, इसका भी सिर्फ मैं आपको इनकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसर सा आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये कागज़ जो है मैंने इसके साथ लगाया हुआ है। आप इसके साथ आपकी जो पिटीशन होगी उसके साथ आप भी इस तरह से ही लगाएंगे, कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आपके पास होगा तो। बढ़ते हैं आगे, और इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट आपके पिटीशन के साथ लगेंगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी जो अगर सर्विस है, सर्विस के मामला आते हैं, अगर आप अपनी सर्विस पिटीशन दाखिल करना चाहते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या फिर वो आपकी फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में हो या फिर प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल में हो, सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल, केपी सर्विस ट्रिब्यूनल या बलूचिस्तान सर्विस ट्रिब्यूनल, तो आप उसको किस तरह से बनाएंगे, बनाने के साथ आप किस तरह से दाखिल करेंगे। तो उसका तरीक़ेकार भी बिल्कुल इसी तरह से ही होगा कि अगर आप इस्लामाबाद फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं तो आप वो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि बिफोर द फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद, और उसमें आप अपना बनाएंगे कि सर्विस अपील। अच्छा, सर्विस अपील दाखिल करने से पहले ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बाकायदा मुलाजमत अपनी सरंजाम दे रही हैं कराची शहर में, और इनका अगर हैदराबाद भी तबादला हो जाए तो भी मसला नहीं है, या फिर इनका कराची में ही इनकी सर्विसेज बहाल रहें तो भी मसला नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि कुछ केसेस में सर्विस ट्रिब्यूनल में इस वजह से भी जाना पड़ता है क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो वो कुछ इस तरह से होते हैं कि जैसे टर्मिनेशन हो गई, सर्विस को ख़त्म कर दिया गया, मुलाजमत को ख़त्म कर दिया जाता है, जिसमें डिसमिस फ्राम सर्विस होता है, रिमूवल फ्राम सर्विस होता है, और उसके अलावा जबरी रिटायरमेंट होती है। तो इन सूरतों में आप डायरेक्ट ही सर्विस ट्रिब्यूनल से रब्ता करेंगे, चाहे वो आप किसी भी सूबे में हो, सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, गिलगित या किसी भी सूबे में अगर आप हों, कश्मीर या पंजाब या गिलगित या जिस भी सूबे में हो, तो आप अपनी सर्विस ट्रिब्यूनल में मुकदमा दाखिल करेंगे। उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया, अब आपके पास अल्टरनेट रेमेडी नहीं है। अल्टरनेट रेमेडी नहीं है ना होने के बुनियाद पर फिर आप अपना जो मुकदमा है वो फिर सर्विस ट्रिब्यूनल में दाखिल करेंगे। सर्विस ट्रिब्यूनल में दाखिल करने के बाद अगर कोई आपको सर्विस ट्रिब्यूनल वाले इंटरटेन नहीं कर रहे या आपके पास कोई अल्टरनेट रेमेडी नहीं है तो फिर आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट या फिर केपी हाई कोर्ट में आप चले जाएंगे। गिलगित कश्मीर या जो भी आपके मुतल्लिका शहर हो, आप उस सूबे या शहर की हाई कोर्ट में अपना मुकदमा दाखिल करेंगे। मैं अपने बारे में आपको बताता चलूं कि पूरे पाकिस्तान में फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल या प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल के मामला अलहमदुलिल्लाह देखता रहता हूं, और बड़ा अच्छा ही नाम है, शुक्र अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, और मुकदमा चलाता हूं। वहां से इस्लामाबाद अपील फाइल करता हूं और फिर वहां से ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दे देता हूं या फिर वीडियो लिंक के ज़रिए वहां से मुकदमा चलाता हूं। और अब आखिर में आपको मैं बताता चलूं कि आप सर्विस ट्रिब्यूनल में जाने से पहले अपने डिपार्टमेंट को एक डिपार्टमेंटल अपील लाजमी देंगे। डिपार्टमेंटल अपील आप देंगे जिसके बुनियाद पर आपका इदारा डिपार्टमेंटल अपील पर फैसला करेगा। अगर वो नहीं करता तो विद इन 90 डेज आप सर्विस ट्रिब्यूनल में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, चाहे वो कराची या आपकी क्वेटा, पेशावर या लाहौर या कोई भी गिलगित हो या कश्मीर। आप अपने जो मुतल्लिका वफाकी इदारा है सबसे पहले उसको
या सूबाई इदारा है उसमें डिपार्टमेंटल अपील दाखिल करेंगे। अपील दाखिल करने के बाद फिर आप सर्विस ट्रिब्यूनल में अपना मुकदमा दाखिल करेंगे। तो आखिर में आपसे इजाज़त तलब करूंगा और आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी ऑफिस विज़िट कर सकते हैं और साथ ही साथ रहनुमाई के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मायूसी एक गुनाह है, मायूस कभी नहीं होने का। अगर आप समझते हैं आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो अल्लाह ने अपना एक निज़ाम रखा हुआ है जिसमें आप अगर मुतल्लिका इदारे से मायूस हो गए हैं तो अपने हाई कोर्ट में या फिर दीगर फोरम्स को आप रुजू कर सकते हैं।